हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने अकबर और बाबर और अकबर के बारे में देखा था। तो बाबर के बारे में हमने देखा था कि वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया जो है वहां से आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है इब्राहिम लोधी को हराकर यहाँ पे अपना साम्राज्य, जो लास्ट लोधी रूलर्स थे इब्राहिम लोधी, उसको हराकर जो है यहाँ पे दिल्ली सुल्तानेट जो हुआ करता था उसमें जो है कब्जा करके यहाँ पर जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी, उसे उसे स्टार्ट किया। उसके बाद जो है बाबर के बाद आए हुमायूं। बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई। फिर हमने देखा था कि बाबर ने हुमायूं के बाद हुमायूं आए, उनके बेटे हुमायूं जो है उनके शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई हुई। फिर उसके बाद जो है शेरशाह सूरी को हराते हुए फिर उन्होंने मुगल एम्पायर जो है उसको पूरी इंडिया में फैलाया। उसके बाद हमने देखा था कि जो अकबर है, ठीक है, अकबर है, उनके बारे में हमने सारी चीज़ों को देखा कि कैसे उन्होंने जो अपना अंपायर है उसको एक्सपांड किया, बढ़ाया। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई के बारे में हमने देखा था। रानी दुर्गावती और अकबर के बारे में देखा था। अब आगे जो है हमको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में हमको आगे देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे how did Akbar manage to administer such a huge empire? He did so by introducing many administrative reforms. तो यहाँ पे अकबर जो है उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य तो फैला लिया, ठीक है, इतना जो पूरा इंडिया है उसमें ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया। तो कवर अप करने के बाद आप सोचिए इतना बड़ा एम्पायर को उन्होंने कैसे जो है हैंडल किया होगा। तो ये हमको यहाँ पे देखना है। तो हाउ डिड सो बाय इंट्रोड्यूसिंग मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो उन्होंने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से पहले के जो राजा किए करते थे, जैसे उनके पिता हैं, उनके फॉरफादर्स हैं, वो क्या करते थे, उसमें उन्होंने क्या किया, चेंजेस लाए। तो क्या किया उन्होंने, ही डिवाइडेड हिज वास्ट टेरिटरी इनटू 15 सूबास और प्रोविंस। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो इतनी बड़ी टेरिटरी थी, इतने बड़ा जो एरिया जिसमें वो कब्जा करके रखे थे, जिसमें उन्होंने साम्राज्य फैला के रखा था, उसको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 15 भागों में बांट दिया। ठीक है, 15 भाग में बांटा, जिसको क्या कहा जा रहा था, सूबा। ठीक है, उनकी लैंग्वेज जो थी, उनके जो मुगल्स की जो लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज, उसमें इसे क्या कहा जा रहा है, सूबा, या तो फिर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोविंस, मतलब एक छोटा सा एरिया। ईच सूबा वाज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सूबा था, है ना, ये जो सूबा था उसको और सब डिवाइड किया जाता था, किसमें, नंबर ऑफ सरकार्स ने। ठीक है, सरकार्स में, या फिर इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, इंडिया है, इंडिया को किसमें डिवाइड किया गया है, स्टेट्स। तो स्टेट्स को आप सूबास मान लीजिए, और ये जो स्टेट है ना, ये जैसे सूबा जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जा रहा है, सरकार्स। तो इस सरकार्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ परखानास। और ये जो सरकार है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको और अलग अलग सिटीज, है ना, सिटीज आप बोल सकते हैं। अभी जैसे अगर अभी के टाइम में आप देखेंगे तो इसे उस समय क्या बोला जा रहा है, परखाना। तो परगना कंप्राइज्ड अ ग्रुप ऑफ विलेज। और यहाँ पे जैसे हम अभी सिटीज और विलेजेस की बात कर रहे हैं, है ना, अभी के टाइम में सिटीज और विलेजेस जो है वो मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो वैसे उसी समय जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलके परगना बनाते थे, और ग्रुप ऑफ परगना मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाते थे, और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिलके, जो ग्रुप ऑफ सरकार्स मिलके सूबा बनाया करते थे। ओके, तो अकबर अपॉइंटेड लॉयल ऑफिसर्स एट ऑल लेवल्स फ्रॉम परखानास राइट अप टू रॉयल कोर्ट। तो अकबर ने बहुत सारे ऑफिसर्स, है ना, लॉयल मतलब वफादार ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे अलग अलग लेवल्स पे। ये सारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, विलेजेस हो गया, फिर परखानास हो गया, सरकार हो गया, सूबा हो गया, तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं उसमें उन्होंने लॉयल ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे। These officers of मुगल गवर्नमेंट were known as मानसबदार। और ये जो ऑफिसर्स थे मुगल गवर्नमेंट के, इन्हें क्या कहा जाता था, मानसबदार कहा जाता था। अब हमको देखना है ये मानसबदार क्या है, ये मानसबदारी सिस्टम क्या है, ये जो ऑफिसर्स की लेवल की हायरार्की है वो कैसे डिसाइड किया करते थे। तो all the mansabdars were appointed personally by the emperor and he had directly control over them, posting them to different parts of his empire। तो जितने भी मानसबदार हुआ करते थे उसको जो एम्परर है, जो राजा है, जो अकबर है, वो अपने से पर्सनली, मतलब अपने द्वारा ही
चुनते थे। अपॉइंट करना मतलब चुनना। तो इसके कारण क्या होता था, उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था उनके ऊपर, और उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग देनी है, अलग अलग लोकेशन में जो पोस्टिंग देनी है, वो काम जो है वो राजा का ही रहता था। द मानसबदार रैंक डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्लैवरी एंड इन्फेंट्री ही मेंटेन। और जो ये मानसबदार हुए करते थे, ठीक है, तो इनको अलग अलग रैंकिंग्स दी जाती थी। और जो ये मानसबदार थे, उनके पास क्या हुआ करता था, क्लैवरी और इन्फेंट्री होती थी। तो क्लैवरी जो घोड़े पर सवार होके लड़ाई वगैरह लड़ते हैं, और इन्फेंट्री जो पैदल चल के लड़ाई होते हैं। तो जितने उनके पास क्लैवरी और इन्फेंट्री हुआ करती थी, उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती थी। ही हैड टू राइड विद देयर आर्मी टू एड द एम्परर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और इनको क्या है, अगर जो एम्परर है, ठीक है, उसको कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, तो ये जो मानसबदार है, इनको इनके साथ राइड मतलब इनके साथ चलना पड़ता था अपनी आर्मी के साथ, ठीक है, उनको हेल्प करनी पड़ती थी। इन रिटर्न द मानसबदार स्पेशली द सीनियर वंस वे गिवन वेरी हाई सैलरीज, दे लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी। और इनकी इसके बदले अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चीज की जरूरत है, पूरा जो एम्पायर उसको चलाने के लिए में भी ये हेल्प कर रहे हैं, तो इनके बदले जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, सीनियर मानसबदार हुआ करते थे, उनको क्या मिलती थी, बहुत ही हाई सैलरीज मिलती थी, और ये बहुत ही अच्छे मतलब शान और शौकत वाली जो लाइफ है उसको जिया करते थे। आगे हम देखेंगे द मानसबदार्स वे नॉट पेड कैश। तो मानसबदार जो है उनको सैलरी जो है कैश में नहीं दी जाती थी। इंस्टेड दे वेर डिप्यूटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्टेन एरिया एंड केप्ट पार्ट ऑफ इट टू कवर देयर सैलरी। तो देखिए, इसके बदले उनको सैलरी कैश में नहीं दी जाती थी, लेकिन इसके बदले जो है इसके बदले जो है जो भी डिप्यूटेड मतलब जहाँ पे भी उनको जो भी एरिया उनको अलॉट किया गया है, वहां से वो क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, वही जो एरिया है उससे। और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसका कुछ पार्ट है वो अपनी सैलरी के रूप में अपने पास रख सकते थे। द एरियाज वेयर कॉल्ड जागीर्स एंड द मानसबदार्स वेयर रिफर्ड टू एज जागीरदास। और जो एरिया उनको अलॉट किया जाता था, डिप्यूट किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, जागीर्स कहा जाता था। और इसीलिए जो है मानसबदार्स जो है उनको जागीरदार भी कहा जाता था। तो Mansabdars were transferred every 3 to 4 years so that they could not get too close to people and revolt against the emperor. तो ये जो मानसबदार हुआ करते थे, इनको क्या है 3 से 4 महीने में अलग अलग जगह में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि वो वहाँ के जो लोग हैं उनसे मतलब बहुत ज्यादा घुल मिल मच जाए, और जो एम्परर है उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना करते। अकबर ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इन सच ए वे दैट एवरी ऑफिसर हैड टू ओबे हिज ऑर्डर एंड कुड नॉट डू एज ही विश। तो अकबर ने जो ये उनका साम्राज्य था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको इस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज किया था कि जो भी ऑफिसर है उसको क्या है, उनके ऑर्डर्स को मानना है, और अपनी मर्जी के हिसाब से वो कुछ भी ना कर सके। ठीक है, तो ये हो गया उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि वहां पे रेवेन्यू सिस्टम कैसा हुआ करता था, मतलब टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो when Akbar became emperor, the system of collecting taxes from farmers was weak and not well organized. तो जब अकबर एम्परर बने, जब राजा बने, तो जो सिस्टम था टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, जैसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, वो क्या था, बहुत ही अच्छा नहीं था, वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, और एकदम मतलब वीक तरीके का था। तो जमींदार्स एंड माइनर ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स कलेक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देम। तो जो जमींदार हुआ करते थे और जो छोटे छोटे ऑफिसर्स हुआ करते थे, माइनर मतलब छोटा, वो क्या करते थे, लोगों का शोषण किया करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण किया करते थे, और कलेक्ट करते थे सारे प्रकार के टैक्सेस उनसे कलेक्ट किया करते थे। Akbar ruled that the taxes to be paid by the farmer would be decided by the acreage of land they cultivated, and it would have to pay in cash, not in kind. तो अकबर के समय जब अकबर राजा बने, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो फार्मर्स टैक्सेस देते हैं, उनको उनके पास जो लैंड है, जिसे वो एकरेज मतलब जो एकर्स में लैंड है जिसे वो कल्टीवेट करते हैं, जिसमें वो बोते हैं, वहीं पे से उनको टैक्स देना है, ठीक है, और टैक्स जो है उनको कैश में देना है, और किसी प्रकार का उनको टैक्स नहीं देना है। द नॉर्मल रेट्स वाज अ थर्ड और हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। तो जो नॉर्मल रेट्स क्या हुआ करते थे टैक्स कलेक्ट करने का, कि जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या देना है, उनको 1/3 देना है, या फिर उनको हाफ ऑफ द जो वैल्यू जो भी क्रॉप का है ना, उसका वैल्यू देना है, क्रॉप नहीं देना है उनको, जो प्रोड्यूस हुआ उसको नहीं देना है एज अ टैक्स, उनको उसका जो वैल्यू है इन कैश देना है। ठीक है, यहाँ पे
क्लियरली मेंशन है कि कैश में दिया जाता था। तो लोकल जमींदार्स हैड टू हेल्प द ऑफिसर्स इन टैक्स कलेक्शन एंड दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये जो लोकल जमींदार्स हुआ करते थे जो गांवों में, वो हेल्प करते थे जो ऑफिसर्स हैं, जो राजा के ऑफिसर्स हैं, उनको टैक्स कलेक्शन में। और ये जो रेवेन्यू है उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, मतलब जो राजकाज करने में जो खर्चा है उसके लिए यूज किया जाता था। तो अब हमको देखना है जो रिलीजियस पॉलिसी क्या थी अकबर की, है ना। धर्म के प्रति जो है अकबर के क्या विचार थे, उन्होंने क्या क्या नियम कानून बनाए थे धर्म से रिलेटेड, वो कौन से धर्म को मानते थे, कौन से धर्म को बढ़ावा देते थे, इसको हमको देखना है। तो अकबर बिल्ड अ प्रेयर रूम नियर द मॉस्क इन हिज कैपिटल फतेहपुर सिकरी वेयर ही हेल्ड डिस्कोर्सेस ऑन रिलीजन विद सेंट्स एंड बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट फेथ। तो अकबर ने क्या है एक प्रेयर रूम बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मॉस्क, जो उनका मॉस्क था, ठीक है, वहां पे एक प्रेयर रूम बनाया गया था, प्रार्थना सभा बनाई थी। कहाँ पे, उनका जो कैपिटल था फतेहपुर सिकरी, वहां पर, ठीक है, एक मॉस्क था उसके पास में ही, जहाँ वो डिस्कोर्सेस किए थे। डिस्कोर्सेस मतलब जो चर्चा वगैरह होती है ना रिलीजन धर्म से रिलेटेड, वो किया करते थे जो सूफी संत है उनसे, और जो डिफरेंट डिफरेंट बिलीवर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट फेथ के जो बिलीवर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के जो बिलीवर्स थे, ठीक है, जो मानने वाले लोग थे उनसे। तो ही इन्वाइटेड द मौलियर्स ऑफ डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स एज वेल एज हिंदू, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन योगीज एंड प्रीस्ट टू दिस डिस्कोर्सेस बिटवीन द ईयर 1575 एंड 1585। तो ये जो अकबर ने जो प्रेयर रूम बना के रखा था, वहां वो इनवाइट करते थे अलग अलग जो मौलवीज थे, डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स के बनते थे उनको, और मुस्लिम्स के साथ साथ वो हिंदू हो गए, जैनी हो गए, पारसी हो गए, और क्रिश्चियन और योगी और जो पुजारी वगैरह, उनको भी ये जो डिस्कोर्सेस वो हेल्ड किया करते थे, मतलब जो चर्चा वो करा करते थे, उनको वहाँ इनवाइट करते थे और वहाँ पे उनसे चर्चा किया करते थे। और ये कब से कब हुआ, 1575 से 1585 तक। ही इवेंचुअली कंक्लूडेड दैट ऑल रिलीजन प्रीच्ड द सेम वैल्यूज ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस। और उसके बाद कि ये इतने 75 से 85 मतलब 10 साल तक उन्होंने इस तरीके के डिस्कोर्सेस ऑर्गेनाइज किए, जो उन्होंने प्रेयर रूम बनाए थे वहां पे। फिर उनके बाद इवेंचुअली मतलब आखिरकार उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकाला कि सारे जो रिलीजन है वो क्या प्रीच करते हैं, वो क्या बताते हैं, क्या उपदेश देते हैं कि सारे, है ना, सभी जो धर्म के लोग हैं वो ट्रूथ और गुडनेस को की वैल्यूज को ही बताते हैं। सभी धर्म में यही बताया गया है कि आपको सच्चाई के साथ और अपने आप को अच्छे विचार के साथ आगे, मतलब अपने जीवन को अच्छे विचारों के साथ और सच्चाई के साथ जीना है। तो इट वॉज द विल ऑफ गॉड that was possible for diversity we see in the world with its different culture and religion। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये भगवान की मर्जी ही है, ठीक है, जिसके कारण हम इतनी विविधता, ये जो अलग अलग जो हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग जो हम रिलीजन देख रहे हैं, ये भगवान की मर्जी ही है, ठीक है, जो कि हमारे जो देश में डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन है। ही firmly believed that the rulers must maintain this diversity, not to be tolerant to differences। तो वो मतलब firmly मतलब एकदम अच्छे कड़ाई से यही मानते थे कि जो रूलर्स है, ठीक है, जो अदर रूलर्स मतलब जो राजा है ना, जो हमारे पृथ्वी में जो राजा है, उनको क्या है, मेंटेन करना है ये जो कल्चर्स और रिलीजन्स है, डाइवर्सिटी मतलब, है ना, ये विविधता जो है हमारे कंट्री में, उसको नॉट टू बी इनटॉलरेंट, और ये मतलब बिल्कुल भी मतलब हमको इनटॉलरेंट नहीं बनना है किसी भी डिफरेंसेस को लेके। दे वुड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप टू ऑल। और सभी को जो है, सभी जो रूलर्स है, उनको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, पीस, है ना, शांति और सबसे भाईचारा के जो भावना है उसको। ही क्लोज एसोसिएट फजल अब्बुल फजल हैड अ बिग हैंड इन कन्विंसिंग हिम टू फॉलो दिस पाथ। और ये जो वो सोचते थे कि हमको पीस और फ्रेंडशिप रखना है, डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन को टॉलरेट करके रखना है, तो इसमें किसका हाथ था, अबू फजल का, उनका एसोसिएट था, उनका सहयोगी था, ठीक है, तो उनका बहुत ये हाथ था कि वो इस बात को फॉलो करे। अबुल फजल वाज वन हु रोट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल इन द बुक टाइटल अकबरनामा। तो अबू फजल, ठीक है, अबुल फजल ही वो इंसान है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, डिटेल हिस्ट्री लिखी अकबर की, ठीक है, अकबर की बायोग्राफी लिखी उन्होंने, और इसका क्या नाम है, अकबरनामा, ठीक है, 3 वर्जन है अकबरनामा के। तो it was under this policy of religious tolerance that Akbar decided to do
डू अवे द जाजिया टैक्स एंड पिलग्रिमेज टैक्स लिव्ड ऑन हिंदूज। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है ना, दूसरे जो रिलीजन है उनको आदर सम्मान देना, उनको भी अपने रिलीजन्स के समान मानना, ये जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है, इसी के कारण जो अकबर ने क्या डिसाइड किया कि जो जाजिया टैक्स, जो हिंदू उसमें टैक्स इम्पोज की जाती थी, जाजिया टैक्स, और जो पिलग्रिमेज, जो तीर्थ की टैक्स थी जो हिंदूज को देने पड़ती थी, अब वो उनको नहीं देने पड़ेंगे। ही गिव परमिशन टू बिल्ड टेम्पल्स एंड मेड डोनेशन टू हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एंड मठ्स। तो उन्होंने क्या है, परमिशन दिया कि आप हिंदू टेम्पल्स बना सकते हैं, और उन्होंने डोनेशंस भी दिए हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए, और जो मठ्स मठ वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी। ही हैड एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड उपनिषद ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो उन्होंने जो बड़े बड़े जो महाकाव्य है, एपिक्स मतलब महाकाव्य है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और उपनिषद जो है उसको ट्रांसलेट किया, उनका मतलब जो ये जो समय संस्कृत लैंग्वेज में थे, तो संस्कृत लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया, पर्शियन लैंग्वेज में। ही ऑल्सो अडॉप्टेड मेनी वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स इन हिज पर्सनल लाइफ। और उन्होंने बहुत सारे जो अलग अलग जो वैल्यूज है और प्रैक्टिसेस है जो अलग अलग रिलीजन से, उनको अपने पर्सनल लाइफ में भी अपनाया। ही वर्शिप द सन डेली, reduced his consumption of meat and liquor, एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड नवरोज। तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सूर्य देवता की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने रिड्यूस कर दिया, उन्होंने कम कर दिया कंजप्शन, मतलब खाते जो थे उसको है ना कम कर दिया, मीट और लिकर है ना, मीट मतलब मांस और लिकर मतलब शराब पीना भी उन्होंने कम कर दिया। और वो जो फेस्टिवल्स है जो हिंदू मनाते हैं, जैसे दिवाली हो गया और नवरोज हो गया, उसको भी वो मनाना स्टार्ट कर दिए। हिज पॉलिसी वॉन हिम द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ द पीपल। और उन्होंने जो ये पॉलिसीज अपनाई, इससे जो है लोग उनको और पसंद करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे, और उनके वफादार भी हो गए। तो अकबर रूल फॉर अराउंड 50 ईयर्स। हिज सन जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑन हिज डेथ। तो अकबर ने करीबन करीबन 50 साल तक राज किया, और उसके बाद जो उनका बेटा है जहांगीर, उनको राजगद्दी में बैठा दिया गया। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो पहले का एक पार्ट और ये सेकंड पार्ट, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट। तो समझ में आया होगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।